वेलकम बैक नाज़रीन, हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं रफ़ीला खान नियाज़ी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, मियां सैफुर रहमान साहब सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नियाज़ी साहब मुझे ये बताएं, ये तो वही लगता है कि गुफ्तुम नशिस्तुम बर्खास्तुम, बस बैठे हैं, गुफ्तो शनीद की है और उठ के चले गए हैं, मज़ीद तो इससे इलामिया में ऐसा कुछ खास हमें लगा नहीं है। नियाज़ी साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फैज़ा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, गल्फ़ के पास एक बहुत बड़ी पावर है GCC। अगर वो GCC के प्लेटफार्म पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा देते हैं, इसराइल से बाइकआउट कर देते हैं और अपने एयर स्पेस जो है उस पर पाबंदी लगा देते हैं, तो मेरे ख्याल ये टू मच था। हाँ। देखें, ये सारे 57 अगर कंट्री इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने सवाए अखलाकी हमायत के और कंडमनेशन के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सके बेचारे। ये जब तक देखें, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि दोहा पे जो हमला हुआ है, नेतन्याहू कहता है कि हमने 50 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। और कितने अफसोस का मकाम है, आलूदी एक बहुत बड़ा एयर बेस वो दोहा के अंदर ही मौजूद है जी। तो इसको तो ये चाहिए था, उनको वार्निंग देते भी आप यहाँ से ये खाली करें बेस। अगर वो इस किस्म के उनको वो थ्रेट देते, यकीनन ये अमेरिका भी हिल जाता, सब हिल जाते। देखे, पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा, अगर वाकई ये मुखलिस एक दूसरे के साथ, अगर ये अपना सर्वाइवल चाहते हैं, अगर ये ग्रेटर इस्माइल की तकमील के सामने अगर बांधना चाहते हैं, ग्रेटर इजराइल, तो ग्रेटर इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ जी। अगर इसके आगे बंद बांधना चाहते हैं तो फिर इन्हें 1955 वाला वो पेट्रो डॉलर वाला वो मुआहदा मंसूख करना होगा। सारी इनकी दौलत जो अमेरिकन बैंक के जितना ऑयल की जितना पैसा ऑयल का है उसके बिजनेस का, वो सारा तो अमेरिकन बैंकों के पास पड़ा है। इसको सस्पेंड करें और देखें, अगर 50 मिनट पहले उसने उसको इतला दी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने रोका? नहीं रोका। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये बिल्कुल कहते हैं एक पॉइंट मैं इसमें ऐड भी करना चाहूंगी कि 50 मिनट पहले तो ऑफिशियली शायद अपडेट किया गया होगा, उससे पहले जब ये प्लानिंग चल रही थी कि हमने दोहा पे अटैक करना है, तो क्या उस वक्त ऑन बोर्ड नहीं था अमेरिका? मैं एटलीस्ट इस चीज को नहीं मानती कि वो उस वक्त ऑन बोर्ड ना हो उनके साथ। देखें जी, मोसाद और CIA इसका नेक्सस है, आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये आज ये कम से कम एक हफ्ता पहले का लिखा गया होगा और सबको ऑन बोर्ड लिया होगा जो भी नेक्सस है उसके साथ। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जब तक आप एक मुश्तरका फोर्स नहीं बनाएंगे, फौज नहीं बनाएंगे, जहाँ तक राहील शरीफ साहब का तल्लक है, वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब की जो फौज है उसका वो सुप्रीम कमांडर है। मैं नहीं समझता कोई ऐसा मुआहदा सामने आया होगा जिसमें कम अज़ कम गल्फ की हद तक कि वो उनके एक मुश्तरका फौज का कमांडर इन चीफ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपके पास है तो नहीं, राहील शरीफ साहब का तो मैंने रेफरेंस कोट किया ना कि ऑलरेडी पहले 20 ममालिक की फोर्स बनी थी, अब वो कहाँ है, क्या कर रही है, इसका हमें कुछ नहीं पता। वो उनका ख्याल था, परसेप्शन था कि बनाएंगे, लेकिन सरेदार जो मैंडेट है ना वो सिर्फ सऊदी अरब के की जो है वो डिफेंस के हवाले से है उनके पास। चले, मैं जान लेती हूँ मियाँ साहब से। मियाँ साहब, क्या आपकी खामोशी आइंदा मशरिक़ वस्ता में हुकूमतों की तब्दीली ला सकती है या लाने में काफ़ी किरदार अदा कर सकती है? जिस तरह से मुस्लिम ममालिक को रिएक्ट करना चाहिए था उस तरह से इन्होंने किया, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सारे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सबको पता है कि सबकी एक ना एक दिन बारी आनी है, फिर भी सारे चुप हैं। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है मेरा ख्याल है, चूँकि अवाम और वहाँ की जो हुक्मरान जमातें हैं या हुक्मरान हैं उनके दरमियान ये इस मामले में काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो डिसीजन नहीं कर रहे जो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। ये तो बड़ी देर से वहाँ रिजेंटमेंट पाई जा रही थी। इसमें 2 दिन बातें जो मैं करना चाहूँगा, बाकी तो ठीक है, कम्युनिके के हवाले से बातें हो रही हैं। आप देखेंगे माजी में कई इस तरह की समिट्स होती हैं, भले वो अरब लीग्स की हो, भले दुनिया के किसी भी ECO की हो, तो उसमें बाकायदा गोल्स तय किए जाते हैं, बाकायदा दिए जाते हैं कि जी ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये टारगेट्स होंगे, ये टाइम फ्रेम होगा। फिर ये है कि उसमें कवानीन स्टडी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर तमाम ममालिक, अरब ममालिक कह लें या इस्लामिक ममालिक, ये समझते हैं कि उनकी एक दफाई फोर्स होनी चाहिए, जिस तरह भी आपने 34
ममालिक की जो ऊपर एक नुमाइशी फोर्स कोalition बनी थी और रहीस शरीफ उसको हेड कर रहे थे, लेकिन वो थ्रू नहीं हुई थी, पता ही नहीं है वो, नहीं वो थ्रू हुई नहीं थी, यानी कि वो एक बात बनी थी लेकिन वो बात न्याजी साहब सही कह रहे हैं, वो बात वहीं के वहीं रह गई। राहील शरीफ साहब तो यहाँ से चले गए, हाँ जी, वो बात वो बात कहाँ दब गई, क्या वो हुआ? मैं अर्ज करता हूँ, वैसे तो पाकिस्तान का एक सऊदीया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है जिसका मुआहिदे से भी बड़ा एक फोर्स ऑफ लॉ है उसके, इट कैरीज द बाइंडिंग फोर्स, यानी कि वो मुआहिदा तो नहीं उसे कह सकते क्योंकि वो ओपन नहीं है, इट हैज़ नेवर बीन डिक्लेयर्ड कि खुदा ना खास्ता अगर होलीएस्ट श्राइन्स जो हमारे लिए सबसे मुकद्दस मुकामात हैं कि वहाँ कोई गुजान पहुँचे या गुजान पहुँचने का अंदेशा हो तो पाकिस्तान विल स्टेप इन, ये एक बाकायदा अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। उसके लिए तो पाकिस्तान की फोर्सेस देखें माजी में भी वहाँ गई भी और वो अंडरस्टैंडिंग अब भी मौजूद है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जहाँ रह गया कि बाकी ममालिक का, अरब ममालिक का जब इन्हिसार था बहुत ज़्यादा अमरीकी अड्डों पे, अमरीकी टेक्नोलॉजी पे, यूरोपियन टेक्नोलॉजी पे, वो मैं समझता हूँ कि अब इट्स अ टाइम फॉर रिव्यू। उस रिव्यू में यही है कि आपने उन ट्रस्टवर्थी दोस्तों को मैदान में लाना है या उनकी तरफ रजू करना है, उन पे आप एतमाद कर सकते हैं और कोई बैनुल कौमी कानून इसमें माने नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बैनुल कौमी कानून जो है वो आपको रुकावट नहीं बनता इस चीज़ में कि कोई ममालिक आपस में 3 ममालिक हों, 4 हों, 10 हों मिलके दिफाई मुआहिदा कर लें। तो ये अमेरिका के पास तो एक उन्होंने एक बनाया था 9/11 के बाद ऑथोराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स AUMF, जिसके तहत उन्होंने कहा था जी हमारा जहां जहां भी टारगेट होगा, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होंगे उनको जाके हम हिट करेंगे जिस मुल्क में बैठे हों। अब उसी रवश को इख्तियार कर लिया इसराइल ने, उसी रवश को इधर मोदी ने इख्तियार कर लिया जब हमारे बालाकोट पे आता है और फिर जाके अमेरिका में जाके वो करता है। इसकी कोई हरगिज किसी भी बैनुल अक़वामी लॉ में, किसी UN चार्टर में इसकी गुंजाइश या अलाउंस मौजूद नहीं है, नो परमिशन। लेकिन ये रवश अगर आप अलाउ कर देंगे तो कल को कोई भी मिलिटरीली पावरफुल मुल्क जो है वो जाके दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ब्रीच करके कहेगा कि जी ये तो हमारा टारगेट था। और ये टारगेट क्या था, ये आपको पता है, रिहायशी इलाके में जाके बमबारी की गई और डिक्लेयर किया था कि दोहा के अंदर एक पीस अकॉर्ड होना था। चलो अब्राहम अकॉर्ड्स को भी एक तरफ रख लें कि अगर अमन के लिए उनको वहां बुलाया गया कि जी हमने बात करनी है, यरगमालियों की वापसी की बात होनी है, जो इसराइल का एक बहुत बड़ा इशू है, तो लेकिन अगर उनको आपने पनाह दी हुई है और वहां पे आपने मदऊ किया है मेहमान, तो मेहमान की इस तरह जब हिफाजत आप करेंगे तो फिर दुनिया का अमन या खिते का अमन जो है वो तो टोटली डिसरप्ट होगा। लेकिन मियां साहब ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना, दोहा ना तो कतर ने पहली दफा पीस टॉक्स को होस्ट किया है, कतर ने दोहा अकॉर्ड तालिबान का और अफगानिस्तान के मामले में किया था, फिर ईरान के मामले पे भी ये सालसी का किरदार अदा कर रहा था। तो ये बड़ा अच्छा खासा रहा है कि जब आप जो मेन पीस नेगोशिएटर्स हैं उनको आप अटैक कर देंगे, और ये मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये एक वही पैटर्न रिपीट हुआ है जो हमें ईरान पे होता नजर आ रहा था कि जब अमेरिका और ईरान की टॉक्स होनी थी, पीस टॉक्स, उस वक्त जो इजराइल है उसने अटैक कर दिया था। अब अगेन जो है वो हमास के हवाले से टॉक्स होनी थी, तो उनको भी जो एक दिन पहले अल्टीमेटम, कुछ दिन पहले अल्टीमेटम जो संडे की ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया था, उस पर वो बैठ के सर जोड़ के बैठ रहे हैं कि उसका हल क्या निकालना है। और इजराइल जो है, मुझे क्यों लगता है कि बोथ साइड खेल रहा है अमेरिका, इधर से उनको जो है वो सेफ साइड देते हैं, उधर से अटैक करवा देते हैं। जी बोथ साइड्स नहीं, ऑल साइड्स पे खेल रहे हैं। बल्कि हमें तो कुछ लोग, हमें तो जो इनसाइडर्स हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि इवन हमास के अंदर भी उनकी पेनिट्रेशन है, यानी हमास के अंदर भी डबल गेम हो रही है। बार बार हमास को इंस्टिगेट करके किसी जगह पे टारगेट दिया जाता है और हमास और पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी के दरमियान भी एक दरार डाली गई कि हमास जो है वो चैंपियन कर रहे हैं पैलेस्टीनियन कॉज को, तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है जी ये तो स्टूज हैं इसराइल के या अमेरिका के। तो ये वहां पे डबल नहीं बल्कि मल्टीपल गेम चल रही है। उस मल्टीपल गेम को हमने समझना है कि अगर हमने इस एनहाइलेशन का आपने लफ्ज बोला, इस एनहाइलेशन से बचना है तो हमने ये जहां जहां पे इनके दोगले मेयार हैं, दोहरे चेहरे हैं, इनको पहचान के करना है। और दूसरी बात ये अभी नियाजी साहब ने बड़ी उम्दा की कि आप में जुर्रत रिंदाना होगी। जुर्रत देखें, ईरान ने एक वक्त आया था ना, ईरान और अमेरिका का स्टैंड ऑफ हुआ, तो कतर में जो ईरान ने अटैक किया था उस वक्त अमेरिकन बेसिस पे,
तो ये तो वहां पे रास्ते में इंटरसेप्ट भी किए जा जी, रहे थे। मैं कहता हूँ इंटरसेप्ट तो किए गए? अब भी ये वक्त है कि जब आपने अपनी इंटेग्रिटी को आपने बचाना है, किसी की मदद से करें। पाकिस्तान के कहते हैं जी हमने चीन से किया, तो दुनिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। गुलाम मुस्तफा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि रशियन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, चाइनीज भी है, आपके पास अपना इक्विपमेंट है। और लेकिन ये जरूर आप एक बात ध्यान में रखें कि अगर कतर जो है रिलाय करेगा अमेरिकन इक्विपमेंट पे, तो जब अमेरिका का प्लेन ऊपर आएगा F-35 तो वो उसको हिट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फिर अमेरिकन नेक्सस आ गई ना। नेक्सस की बात बड़ी उम्दा की गई, तो नेक्सस को भी तो आप पहचाने ना। तो अब आपने स्विच करें साइड्स को, आप देखें अपना बटन घुमा के देखें कि दुनिया में और भी लोग हैं आपके साथ वफा करने वाले, तो उनको स्ट्रेंथन करें अपने। मुझे याद 1974 का वाकया आता है जब लाहौर में इस्लामिक समिट हुई, तो दुनिया का हर इस्लामिक वर्ल्ड का क्या बल्कि दुनिया के सबसे बड़े करिश्मा साज लीडर यहाँ तशरीफ लाए, कर्नल कज़ाफ़ी, शाह फैसल, दीगर जितने भी थे, नेम एनीवन, रमजान वॉर के बाद। और हाँ जी, और उसके बाद ऐसी गैल्वनाइज हुई आपकी मुस्लिम वर्ल्ड के, वो वाकई उस वक्त हम कह सकते थे कि एक उम्मा बनने जा रही थी। लेकिन उस वक्त दोनों साइड पे लीडर्स थे। शाह फैसल जो शहीद है, मैं वही कह रहा हूं कि शहीद भुट्टो साहब के साथ मिलकर ये मैं उसी पे आने लगा हूं कि चले आप अगर उनकी डिग्री के उस लेवल के अगर आप नहीं भी स्टेट्समैन, तो कम से कम उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारे पास्ट में ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, हम उनको स्टेपिंग स्टोन बना के आगे चल सकते हैं। बिल्कुल सही कह न्याज़ी साहब। इस समिट की जो 73 की बात करें, इसके बाद भी एक 73-74 की, इसके बाद भी एक हुई थी 1980 में भी, आगा शहीद साहब ने जो करवाई थी कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के बाद, और वो भी बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। वो भी कंसीडर किया जा रहा था कि बड़ा इसको इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। अब जो समिट हुई है फ़लस्तीन के ऊपर तो कोई नहीं बैठ सका, उसके ऊपर तो कोई समिट नहीं हो सकी। तमाम इस्लामी तमाम इस्लामी ममालिक ने उसको गरीब समझ के छोड़ दिया। ये ज़रा बादशाह था, चौधरी था अपने इलाके का, तो इस पे अटैक हुआ है तो सारे इकट्ठे होकर बैठ गए न्याज़ी साहब। तो ये मुस्लिम ममालिक का भी तो ड्यूल फेस लेके चल रहे हैं ना। देखें, मुस्लिम ममालिक ये छोटे छोटे मुल्क हैं फ़ैज़ा, जब तक ये मुश्तरका फ़ौज नहीं बनाएंगे, मुश्तरका इसका सेक्रेटेरिएट नहीं होगा, मुश्तरका इसका इक्विपमेंट नहीं होगा, स्किल्स नहीं होगा, ये दिफा नहीं कर सकते बेचारे। ये डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। वो आपके पास एक मेरा ख्याल है लास्ट ईयर, आज से कुछ 5-6-7 महीने पहले अरब लीग ने इस पर एक बिल्कुल एक इजलास बुलाया और कहा कि हम 67 जो मिलियन डॉलर्स हैं वो हम उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए लगाएंगे गजा के। शायद आपके इल्म में हो कि ना हो। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आई थी। मैं फिर उस तरफ आ रहा हूँ कि जब तक आप वाज़े तौर पर अमेरिका के साथ जो आपका नेक्सेस है इकोनॉमिकली, उसको आप डिसमेंटल नहीं करेंगे, आपकी जो इंटेग्रिटी, आपकी जो सलामती है, उसको खदशा लाहक हैं और रहेंगे। तो ये जो आज अमेरिकी सदर की स्टेटमेंट आ गई है, कतर हमारा इत्तेहादी है, इजराइल दोहर पे दोबारा हमला नहीं करेगा, इजराइल जो है वो दोबारा हमले की धमकियां दे रहा है, देखिए ये इस चीज़ को गारंटी है। मैं पहले आपकी जो बात अभी आपने जो फरमाया था कि 74 या 73 में 74 जी, उसमें 3 जो मेन लीडर उनका जो रोल था आपके सामने है, फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि शाह फैसल को मार दिया गया, भुट्टो को हैंग करवाया गया, और कज़ाफ़ी के साथ देख लें जो कुछ भी हुआ है, आज उसका नाम लेने वाला नहीं है। ये तीन ही जो इस्लामी मुल्कों में जो लीडर, और उसमें थोड़ा बहुत शायद मियां साहब याद होगा, हाँ, मिस्र के प्रेसिडेंट का भी रोल था जी, जमाल अब्दुल नासर, उसके साथ क्या हुआ? नहीं, वो सारे ही जितने भी थे तकरीबन जितने लोग थे उनको रास्ते से हटाया गया। वो जो उस वक्त जो इनका प्रोग्राम था कि हम जो है ये ऑयल वेपन को इसका इस्तेमाल करें, या इकोनॉमिकली जो है ना हम उसको इसराइल के लिए बैरिकेड्स लाएंगे या एम्बार्गो लाएंगे। वो भी फायजा ने बात की ना जी, ऑयल एज ए वेपन भुट्टो का आइडिया था जो अरब ने अपनाया, लेकिन फिर फायजा जैसे अभी कह रहे हैं, फिर पेट्रो डॉलर्स में जब वो कन्वर्ट हुआ ना, तो सारा बेड़ा गर्क हुआ। पेट्रो डॉलर का मुआहदा करवा लिया, मुआहदा करवा लिया, फिर उसको जना रास्ते हटा दिया। अभी तक वो ही चल रहा है मुआहदा। अब मैं ये कहता कि गल्फ देखो, कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो इनके पास सारा जो है जो 30% आपने बताया ना ग्लोबली
30% इकोनॉमिक्स इन 6 कंट्रीज के पास है। और इनकी जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो अमेरिका के साथ है। आप 57 मुल्क मौजूद है, 8 मुल्क तो उनके इसराइल के साथ इंटरेस्ट हैं, मुआहदे हैं। आपको नहीं पता तुर्की का भी उसके साथ मुआहदा है, कोसोवो है और दूसरे ये कतर है। जैसे मियाँ साहब कह रहे थे कि हमास को उसके खिलाफ ला खड़ा किया गया, फलस्तीन जो अथॉरिटी है जी। और आपको पता है कि नेतन्याहू इजराइल पैसे भेजता था, कौन देता था? वो कतर वाले देते थे। इन्होंने मीडिएटर का वो किया। अब उनके साथ क्या हो रहा है देखें। मैं फिर कहता हूं कि या तो फिर आप सबको जो है ना अमेरिका से मुंह मोड़ गया SCO के प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको मजबूत करें, इसका एक ब्लॉक बनना चाहिए, इसकी फौज बननी चाहिए। फिर एक बहुत बड़ा जो है ना थ्रेट्स भी है, बहुत बड़ा जो है ना आगे बंद भी बन सकता है। लेकिन खित्ते में ताकत का तवाज़ुन ओवरऑल ही हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में तब्दील हो रहा है। जो अपने आप को अकेला ही समझ रहा था अमेरिका, अब चाइना भी दूसरी साइड पे एक बड़ी ताकत बन के उभर आया है, तकरीबन उसके पैरेलल खड़ा हो गया। मैं आपकी जाने बात हूँ नियाज़ी साहब। मियाँ साहब, मुझे सरप्राइज़ एक चीज़ लगी, आप एक चीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मुझे नहीं है। UAE के प्रेसिडेंट और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जो थे वो उसमें बोले नहीं है कल, या एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो कल उन्होंने कोई स्टेटमेंट, कोई ख़ास जैसे तिखी किस्म की स्टेटमेंट जैसे मलाइशियन प्रेसिडेंट की तरफ से आई थी, तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई थी। इसके अलावा हालांकि MBS जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन UAE के जो प्रेसिडेंट है वो मुझे वहाँ पे नजर नहीं आए। क्योंकि नहीं, उनके नजर आने का नहीं मुझे पता, वो तो मैंने नहीं वॉच किया या मॉनिटर किया। लेकिन MBS जो है ना वो उनका थोड़ा सा स्टैंड हमेशा से डिस्क्रीट रहता है, थोड़ा सा कॉशियस सा होता है। तो जैसे किंगली स्टाइल होता है ना, वो तो उनका तकरीबन वैसे ही है। तो वो एक उनका टिपिकल एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में तो हम शायद नहीं। लेकिन बात तो ये है कि वो है कि प्रैक्टिकल आप क्या स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, दुनिया को क्या कोई यूनिफाइड एक मैसेज जा रहा है आपका यूनिटी का। असल जो इशू है ना जी वो ये है कि उनके, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं मोल्स, उनके स्पाइज, उनके जासूस, उनकी प्रॉक्सियंस हमारे बहुत से इस्लामी ममालिक में और बिलखुसूस अरब ममालिक में जगह जगह मौजूद है, जो आपकी हर कोशिश को सबताज करती हैं। कभी गलत एडवाइस से, कभी पैसे के जोर पे भी, कभी और कोई डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, कभी बाकायदा ऐसी रूमर्स फैलाई जाती हैं, जैसे हम कहते हैं 5th जनरेशन वॉर की हम बात करते हैं। तो एक पूरा उसी को तो हमने वार्ड ऑफ करना है, उसी के ऊपर हमने उनके ये जो चौमुखी लड़ाई है उसको हमने मुकाबला करना है। लेकिन वो मुकाबले के लिए तो जरूरत चाहिए। मेरे ख्याल में मियां साहब असल बैटल जो है वो भी आनी है, जैसे नेतन्याहू ने कल बात की है। कोई पता नहीं डिस्कशन में इतना ज्यादा ये चीज आ क्यों नहीं रही है। क्रूशल बात करती है नेतन्याहू ने, सिविलाइजेशनल बैटल अगेंस्ट बार्बरिस्ट। नहीं वो देखिए, ये तो वो अभी होलोकॉस्ट का गुस्सा नहीं भूले, और होलोकॉस्ट किसने किया था? वो तो हिटलर ने किया था। लेकिन वो बहरहाल उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा इसमें आइसोलेट करने की कोशिश की है कि दुनिया में, हाँ जी, वो दुनिया में ये कर दिया ना, वो दुनिया में ये कह रहा है जी कि सेमाइट्स जो हैं और एंटी सेमाइटिज्म की एक जंग है सिविलाइजेशनल। हालांकि सेमाइट्स के में अंदर भी वो अपने आप को अलहदा कर रहा है। सेमाइट्स में तो पूरी अरब वर्ल्ड आती है, मुस्लिम भी और नॉन मुस्लिम भी, यहूदी भी और मुसलमान भी। लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी पुरानी, ये असल में यही तो एक अलमिया है कि इस वक्त इसराइल एक बुली बॉय बन के दुनिया में हावी होने की कोशिश कर रहा है। कभी वो कहता है जी हम चोजन वंस हैं, हम अल्लाह के वो क्रिएटर के बरगजीदा लोग हैं, हमें एक प्रॉमिस लैंड वादा किया गया था, वो वादा यही था कि हम कहाँ से निकले, कहाँ से आके सेटल हुए, हमने इसका दिफा करना है, इसको ग्रेटर इसराइल बनाना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके तमाम ख्वाब किसी को मलिया मेट करके पूरे हो जाएं। ये कुदरत का एक निज़ाम है कि हर चीज़ का एक इंतहा की भी एंड होती है, कोई ये ज़रूरी नहीं है। ये ठीक है कि हम लोग कुछ कमज़ोरी दिखा रहे हैं, हमारे अंदर एक तकसीम है, आपस में निफाक है। और बात बिल्कुल सही की कि गुलाम मुस्तफा साहब ने कहा कि कोई उम्मा का जो कंसेप्ट है वो वाकई 74 में या कुछ अरसा दिखाई दिया आपको, बाद में तो उसी को पाश किया गया और फिर हम पाश होते ही चले गए। यानी हमने जो साजिश हुई, जिस तरह की बात हुई, अगर कहीं से पैसा आ गया तो हम उस लालच में चले गए, तो हम चल पड़े उसी रेस के अंदर ही। लेकिन हमने अपना यानी अपने आप को मुस्तहकम बुनियादों पे अपने पांव पे खड़ा नहीं किया। अब देखें कि दुनिया में थोड़ा सा पाकिस्तान शुरू हुआ है, मैं कहता हूँ भले चलो चीन की दोस्ती से, ये भी हमारे क्रेडिट को जाएगा।
अगर हमने दोस्ती निभाई और चीन ने भी निभाई और हमने थोड़ी हिम्मत की, देखिए हिम्मत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, मेरे पास वही, जैसे भी ये कह रहे हैं बड़ी दौलत है, बड़ा कुछ है, कुछ होगा तो मैं अगर उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं है। नियाजी साहब को मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, फ्यूचर ऑफ OIC एंड अरब लीग्स जो हैं वो तो चलें प्रूव हो ही गया, अगर हिम्मत नहीं है इनमें, कुव्वत ईमानी नहीं है, हौसला नहीं है, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अपने डिफेंस को ही प्रोटेक्ट करने की इनमें हिम्मत हौसला होना चाहिए, तो फिर तो फारिग हैं ये सारे। नहीं, अब मुझे लग रहा है कि इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म जो है ना पॉलिसी बनाई जाएगी। कौन, कब बनेगी, बनाएगा कौन? देखें सारे मुल्क अगर इन्होंने अकेले बिल्ली के बर्बाद होना तो फिर खाते रहेंगे, तो ये बात उनको भी नजर आ रही है। देखें अब ये बात कौन नहीं जानता कि इजराइल जो है ना, अब मैं इसको लीजिटिमेट चाइल्ड कहता हूँ, इलीगल नहीं, ये लीजिटिमेट चाइल्ड है उसका, किसका है? अमेरिका का। और अमेरिका की मर्जी से इजराइल के अंदर एक, यानी अमेरिका बाप भी और माँ भी है, दोनों चीजें, इसमें कोई शक नहीं। तो अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो अरब कंट्रीज हैं, स्पेशली जो गल्फ के कंट्री हैं, फिर मैं GCC के जो कंट्रीज हैं, उनकी जो स्टैब्लिशमेंट है, वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इतना ही गिरा हुआ है, या उनकी इतनी ऑब्जर्वेशन, मैं तो परेशान हो गया, इंटेलेक्चुअल लेवल भी है वहाँ। नहीं सर, बिल्कुल है, क्यों नहीं, ठीक है, मगर वो इसके लिए कोई सोच नहीं रहे, अपनी इंटेग्रिटी के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपने जो उनके मफादात हैं लोगों के लिए, अपने सॉइल के लिए। देखो मेरी बात सुने, अभी आपके सामने है कि जब इंडिया ने आंखें दिखाई डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसी वक्त लेट गया, उसके पांव पड़ गया। इसकी बुनियादी उसने सिर्फ इतना दिखाया, एक उसने चाइना और रशिया की थ्रेट्स दिखाई, वहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब इजलास हुआ, वहाँ की जो परेड थी, वहाँ पे उन्होंने जो अपना आप शो किया, वो एक, मैं समझ बहुत बड़ा एक मिसाइल था जो डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जाके निशाने पे लगा। और यही सारा मंजरनामा देख के, ये मंजर कशी देख के जो उनके नेक्सस ने बनाया था, यानी मैं SCO के जो कंट्री ममालिक थे, और अमेरिका जो है वो उसके कदमों में आ गिरा। इसी तरह की पॉलिसी आपको अडॉप्ट करनी होगी, इस्लामी पॉलिसी तो अडॉप्ट करनी होगी, लेकिन पॉलिसी बनाएगा कौन? यही बनाएंगे। ये जो जिसपे अभी अटैक हुआ है तो सारे समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ तो ये करके मैं बताऊं से, तो ये तो बजाय इस बात के कि कोई हार्ड किसी भी स्टेटमेंट देते उल्टा उनके सामने लेट के वापस आ गए हैं, तो ये क्या पॉलिसी बनाएंगे? पहले भी ये गुजारिश की है कि SCO के प्लेटफार्म पर अगर ये सारे लोग आ जाएं, उस अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इन तमाम मुल्कों की जो सिक्योरिटी है वो भी इंशाल्लाह वो कायम रहेगी, उनकी इंटेग्रिटी भी कायम रहेगी। और ये देखें तो सही ना, इतने अरसे से वो अमेरिका के साथ चल रहे हैं, अभी इधर आए चाइना और आपकी बात, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ नियाजी साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि SCO के प्लेटफॉर्म पे अगर आ जाए, क्योंकि मेरे पास जो डिटेल है उसमें मियाँ साहब दुनिया में तेज़ी से बदलते निज़ाम से एक बात तो चलें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि यक कुतबी निज़ाम की गुंजाइश अब यहाँ पे मौजूद नहीं है हमारी सोसाइटी में। पहले SCO और ब्रिक्स ममालिक मिलकर आलमी पैदावार का 35% हिस्सा रखते हैं, जो इसी पैदावार के 27% हिस्से से 8% ज़्यादा है, जो कि G7 ममालिक के पास है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर SCO का मुश्तरका जो है ये सारे उस पर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं और प्रेशराइज करें, और इब्राहिम अकॉर्ड से अगर 3-4 ममालिक निकल जाए तो बड़ा प्रेशर डाला जा सकता है, अच्छे तरीके से तब्दील किया जा सकता है। अकॉर्ड्स अमेरिका का यहाँ जो दोगलापन हमें नजर आया कतर के मामले में, उसमें अब्राहम अकॉर्ड्स को अब किसी फाइनल स्टेज या को फाइनल शक्ल देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अमेरिका, हाँ जी, अमेरिका जितनी मर्जी सुपर पावर हो, देखे दुनिया में अगर आप पूरी तारीख देखें इंसानी, इसमें बड़ी बड़ी एम्पायर्स, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो थी वो डिक्लाइन पे गई और नीचे पामाल होती गई, और इसी तरह के बड़े बड़े ब्लंडर्स करके उनके हुक्मरानों ने किए। और वो जो जोम और ओवर कॉन्फिडेंस था जिससे वो दुनिया को तख्तो ताराज करते थे या हुकूमत करते थे, वो तो फिर नीचे आते गए। और ये वो दिन भी शायद उसका टाइम फ्रेम नहीं आप दे सकते कि कल को इसराइल भी जो इस ओवर आपने जोम के साथ लगा हुआ है, तो ये इसके अंदर भी दुनिया से आइसोलेट भी होगा। अब देखा ना, वो कह रहा है मैं यूरोपीय ममालिक को कुछ नहीं समझता,
मेरे पीछे अमेरिका, और अमेरिका भी आप देखें यक कुतबी वाकई दुनिया अब नहीं रही, अब वाकई दो कुतबी या मल्टीपोलर होती जा रही है दुनिया। अब दुनिया में मिडिल पावर्स इमर्ज हो रही हैं, दुनिया में बड़ी एक सेकंड पावर जो है वो इकोनॉमिक पावर, और बल्कि अब तो उनकी मिलिट्री माइट भी जो सामने आ गई आपके चाइना की। और आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि मैंने चाइनीज एम्बेसडर और अमेरिकन एम्बेसडर के साथ इंटरव्यू किए, तो चाइनीज एम्बेसडर ने मुझे बताया कि पाकिस्तान और चाइना का जो मेन स्टे है रिलेशंस का, वो तो मिलिट्री रिलेशन है, मिलिट्री टू मिलिट्री। और अब वो खबरें भी आई जब ये 10 मई का वाकया हुआ, जब हमने भारत को शिकस्त दी, तो उसमें आया कि जी 81% हमारे पास मिलिट्री इक्विपमेंट चाइनीज है। तो ये तो आप पहले ही पाकिस्तान इनसार कर रहा है और अमेरिका से अपनी थोड़ी सी जान छुड़ा रहा है। अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर मुआहदा भारत से किया, पाकिस्तान का चीन के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा मौजूद है। ये आपका चश्मा न्यूक्लियर प्लांट, कराची न्यूक्लियर प्लांट। और मैं जब चाइना गया मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से भी मिला, और हमें तो वहाँ इतलात मिली कि अब जो बड़े वैसल बना रहा है चाइना, वो भी पाकिस्तान को मुयसर आ जाएंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस डेवलपमेंट को अगर चाहे हमारे भाई अरब वर्ल्ड जो है वो समझ सकती है कि हम पे ट्रस्ट करें और देखेंगे जब वो, और ट्रस्ट करते नहीं हैं बज़ाहिर वो वहाँ अपने अंदर जब इन प्राइवेट बैठते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए पार, इज ए मिलिट्री पार। लेकिन ये है कि वहाँ पे वही बात फिर आ जाती है जो मेरे भाई भी कर रहे हैं कि जब आपने सिर्फ अपनी सीट बचानी है या फिर सीट के साथ साथ जो मफादात वाबस्ता है या नुकसान से बचना है, तो आपको जो है ना डिसीजंस करने पड़ेंगे इज्तमाई मफाद में। इनफरादी मफाद में डिसीजंस करेंगे तो फिर यही हालत होगी और अल्टीमेटली सीट भी नहीं बचेगी। तो ये तो चीज़ें हैं ना, वाकई जैसे इंटेलेक्चुअल बात की गई कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ यही होती है कि आने वाले वक्त पे आपकी नजर हो, आप इसी जोन में ना रह जाएंगे। मेरे पास इतने अरबों, दुनिया में अरबों डॉलर की कई लोग जो हैं, कई एम्पायर फना हो गई। नियाजी साहब की तरफ आती हूँ। नियाजी साहब, नेतन्याहू की स्टेटमेंट जो थी, जो मैंने सुनी है कल, वो ये थी कि सिर्फ ग्रेटर इसराइल की उसने बात नहीं की है, उसने गाज़ा में भी अपनी सेटलमेंट बढ़ाने की बात नहीं की। मतलब उसका फोकस अब थोड़ा सा तब्दील हो गया है। उसका फोकस वो ये बात कर रहा था कि मुस्लिम उम्मा की एनालिशन की उसने बात की है। अब दूसरा उसने कहा कि जो प्रेशराइज उसको कर रहे हैं कंट्रीज़, उनकी गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। वो क्या ये मज़ाक़ खेज़ अंदाज में वो बात लेके गया, मजाक उड़ा रहा है, या रियलिटी उसने खोल के सामने रख दी है कि ये है आप लोगों की रियलिटी, मुझे किस बेस पे प्रेशराइज कर रहे हैं? देखिए फैज़ा, लगता तो इस तरह है कि उसने रियलिटी जो है पेश कर दी। असल में वो ये चाहता है कि जो 2 स्टेट्स जो सोल्यूशन है या आइडियालॉजी है, उसको तो उसने रिजेक्ट कर दिया, वो उसको उससे वही नाराज कर रहा है। वो मैसेज दे रहा है, पूरे यूएन को दे रहा है, पूरी दुनिया को दे रहा है कि हमें ये, और यूरोपियन यूनियन दे। देखिए अगर आप गौर इसका मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि असल में 2 स्टेट सोल्यूशन वाला जो ये नज़रिया है या ये जो इशू है या ये सोल्यूशन जो है ना, वो ये उसने दिया है, यूके ने दिया था, यानी यूरोपियन कंट्रीज ने ये दिया था। आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये 2 स्टेट्स वाला वो सोल्यूशन आया था। अब इसराइल चूंकि अभी जो उसकी रशिया की और यूक्रेन की जंग हो रही है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोपीय यूनियन है वो उसके साथ खड़ी है, और ट्रंप जो है ना वो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के साथ नहीं है, जिससे उनके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब जब हम देखते हैं कि गजा की जो इस वक्त सिचुएशन है, उसमें यानी फ्रांस है या दूसरे 2-3 मुल्क जो है, जिस तरह लक्समबर्ग ने तस्लीम कर लिया, लक्समबर्ग ने तो फलस्तीन को तस्लीम कर लिया, उससे डिफर किया नहीं, उसने फ्रांस ने भी किया है। फ्रांस ने भी, अब यूरोप में हो रही है, यूरोप में जो है ना, यूरोप में अवेकनिंग आई है। ये जो मूवमेंट है ना बेदारी की, इसको तस्लीम यूरोप और अमेरिका से और सिर्फ अमेरिका और लक्समबर्ग जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास में फलस्तीन को तस्लीम करने वालों में शामिल होगी। उसकी वैल्यू ये है। असल में यूरोपीय यूनियन को भी समझ आ गई है, वो देख रहे हैं कि अमेरिका जो है इसका डुअल फेस है, अमेरिका और इजराइल का। ठीक, ये जितना हमें फायदा देते हैं उससे ज्यादा हमारा नुकसान कर जाते हैं, वो भी उससे पीछे हो रहे हैं। अब देखिए जो उसका जो मुनाफिकाना रोल है, वो कहते हैं मैं नोबल अमन प्राइज का मैं बिल्कुल मैं हकदार हूँ। वो कल भी कह रहे थे, मुझे आज भी कह रहे थे मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए, मशरिक़ वस्ता में उसके लिए यूक्रेन और रशिया की जंग में जो है ना वो वाइटल रोल प्ले नहीं कर रहा।
उसने उससे देखे जो रेयर यूक्रेनी सदर ने सुनी है ना थे उसके वो मुआहदा भी कर लिया यूक्रेन के साथ और जंग बंदी भी नहीं हुई। तो ये जो मुनाफिकाना किरदार है, अब इससे जो यूरोप है वो भी बिल्कुल आगाह होकर उनको समझ लग कि वो भी पीछे हट रहे हैं। और मुझे लग ऐसा रहा है कि अगर ये अरब कंट्रीज ये अगर SCO के साथ आ जाए तो मैं अमेरिका को और इसराइल को तनहा देख रहा हूँ अगले 5-6 साल। यानी कि आप उसको तनहा देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका, मियां सैफुर रहमान साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।